नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार के सचिवालय में जनता के प्रवेश पर लगी रोक हटाई। कोविड-19 की वजह से 3 सितंबर 2020 को सचिवालय में आने वाले पर लगी थी रोक। सचिवालय में सशर्त के हिसाब से मिलेगी प्रवेश। सितारगंज के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार पर कसा तंज। गलत लोगों के हाथ में सरकार आने पर पीछे हुए उत्तराखंड। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। किसानों की आय दोगुना के लिए ऋण विद्यमान पर चर्चा। संबंधित अधिकारियों को जिला अधिकारी ने दिए निर्देश। हैदराबाद में शटर तोड़कर दुकान में की गई चोरी। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान चोर लेकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। सचिवालय में जनता के प्रवेश पर लगी रोक सरकार ने हटा दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने 3 सितंबर 2020 को सचिवालय में आम लोगों और मीडिया कर्मियों के आने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब सचिवालय में जनता को सशर्त प्रवेश मिल सकेगा, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सचिवालय में प्रवेश के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। फेस मास्क के बिना किसी भी सूरत में सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवेश पास केवल 2 घंटे की अवधि के लिए ही मान्य होगा। सचिवालय में जनता के प्रवेश पर लगी रोक सरकार ने हटा दी है। आपको बता दें कि अब आम जन भी सचिवालय में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ सशर्त रखे गए हैं, जैसे कि फेस मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बिना फेस मास्क के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा और 2 घंटे की अवधि के लिए ही जो पास मिलेगा वो मान्य होगा। 2 घंटे से ज्यादा आप सचिवालय में नहीं रह पाएंगे। 3 सितंबर 2020 को सचिवालय में आम लोगों और मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सचिवालय ने जनता को सशर्त प्रवेश मिल सकेगा, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने आदेश जारी किया है। आदेश में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिन्हें भी सचिवालय में प्रवेश लेना है उन्हें फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश पर जो रोक लगी थी अब उसे सरकार ने हटा दिया है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी पूजा, बिल्कुल। राज्य सरकार ने जो है जो सचिवालय में जो आम जनता और जो मीडिया कर्मी थे उनके लिए कोविड काल के दौरान जो है रोक लगाई गई थी, और इसको जब राज्य सरकार ने जो करीब अगर बात करें तो 140 दिन बाद जो है सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो आम जनता है, मीडिया कर्मी है, वो भी सचिवालय में जो है आ पाएंगे। लेकिन इसमें जो है वो जो कोविड के जो सभी मानक है, बिना फेस मास्क के जो है सचिवालय के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो अपर मुख्य सचिव है राधा रतुड़ी कार्मिक विभाग, उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है और आदेश में साफ तौर पर ये कहा है कि अगर कोई भी आम आदमी अगर यहाँ पर कोई आता है अपनी समस्याओं को लेकर तो फेस मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है। वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको ये भी आदेश में कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति जिस अधिकारी से मिलना चाहता है उसी से मिलाया जाएगा। अगर जब पास अगर उनको मिल जाता है तभी जो है व्यक्ति को है अधिकारी से मिलाया जाएगा। बाकी किसी अधिकारी के जो कार्यालय के अंदर जो किसी अनुमति नहीं होगी। इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको भी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है। जो ये पास की अवधि है इसमें करीब 2 घंटे के लिए ये सचिवालय में जो है इसकी एंट्री मिलेगी। 2 घंटे में जिस अधिकारी के पास जो आम जनता का किसी का भी काम है वो 2 घंटे तक जो है पास की अवधि मान्य होगी। जी विकास, जिस प्रकार से प्रवेश पास की बात आप कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई अलग से व्यवस्था बैठाई गई है जिससे कि जो आम जन है या मीडिया कर्मी है वो उस पास को प्राप्त कर सके? क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेसिंग या डिजिटल माध्यम के तौर पर इसको शुरू किया गया है? इसकी जो प्रक्रिया है पूजा, इसमें जो सचिवालय के बाहर से जो सचिवालय के जो बाहर ऑफिस जो सचिवालय का जो ऑफिस है उसके आसपास जो पास बनाए जाते हैं वहीं पर जो आम जनता है अपनी जा सकती है। जैसे जो पहले की जो कोविड काल से जो पहले जो व्यवस्थाएं थी उसी तरह की जो ये भी व्यवस्था है। जिस अधिकारी से आपको मिलना है वहाँ ऑफिस के बाहर आपको वहाँ से एक पास जारी होगा, फिर वहाँ से जो है जो आम जन
किया जाएगा, जिसकी अवधि सिर्फ 2 घंटे तक जो है सामान्य होगी। जब वहां से पास जारी हो जाएगा तो आम जो भी कोई भी व्यक्ति हो वो वहां पर जो है अधिकारियों से जो है अपनी समस्याओं को अवगत करा सकता है। पास मिलने के बाद ही जो है उसको जो है अंदर जो सचिवालय में एंट्री मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि इन दिनों अगर बात करें पूजा तो कोविड काल के दौरान जो है काफी लोगों को समस्या हो रही थी सचिवालय में अपने जो काम है, जो जन समस्याएं उनको लेकर अधिकारियों के पास जाना होता था लोगों को। लेकिन अब एक राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है और अब आम आदमी जो आम जनता है वो भी सचिवालय में जा पाएंगे और अपनी समस्या को रख पाएंगे। जी जिस प्रकार आपने बताया कि लोगों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है, तो क्या इसके अलावा और कुछ व्यवस्था की गई है सचिवालय में प्रवेश के लिए, जैसे कि थर्मल स्कैनिंग और कई सारी चीजें हैं, तो क्या इस प्रकार की कोई अलग जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल पूजा, इसमें जो कोविड के जितने भी मानक है वहाँ पर जैसे अगर आम जनता जाती है सचिवालय के तो वहाँ पर उनका पहले प्रवेश पत्र देखा जाता है, उनकी आईडी कार्ड देखी जाती है, फिर जिस अधिकारी से मिलना होता है उनसे जो है या उनसे पूछा जाता है क्या वजह है। इन तमाम बिंदुओं पर जो है फिर बाद में उनसे जो है पास बनाया जाता है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो आदेश में साफ तौर पर क्या है कि जितने भी जो कोविड के मानक है, फेस मास्क है, वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद जो है अंदर ही जा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये भी है पूजा की, ये लगभग जो है 3 दिसंबर 2020 को जो है ये जो मीडिया कर्मी है या फिर आम जनता है उनके लिए रोक लगाई थी कोरोना संक्रमण को देखते हुए। लेकिन अब राज्य सरकार ने जो बाहरी लोग हैं, जो आम जनता है, उनको एक राहत दी है और अब सचिवालय में जो है आम जनता भी जा सकेगी। जी, कोरोना काल में ये रोक लगाई गई थी और कोरोना काल हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी भी इसी दौर से लोग गुजर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम अलग से किए गए हैं? जी पुख्ता इंतजाम की अगर बात करें पूजा तो वहाँ पर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उनकी प्रॉपर वहाँ पर चेकिंग किया जाए, क्योंकि सचिवालय राज्य का जो है एक अहम हिस्सा होता है और वहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है वो पूरी तरह से पहले ही सुदृढ़ होती है। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ब्रीफ किया गया है कि वहाँ पर जो जितने भी जो लोग आते हैं वहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो और दुरुस्त की जाए, ताकि आम जनता को भी जो है दिक्कत न हो और जो आम जनता है वो सचिवालय में आ सके और अपने कार्य भी जो है निपटा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि 2022 में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हरीश रावत जमीन से जुड़े नेता है और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय नेता है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता भी भली भांति जानती है और हरीश रावत को पसंद करती है, क्योंकि जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ हुआ था। किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, पूरा प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की कमान गलत लोगों के हाथ जाने से उत्तराखंड पहले ही काफी पीछे चला गया है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से एक निवेदन कर रहा हूं और मैंने आज अपना लेटर भी लिखा है। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए श्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आज उत्तराखंड को एक कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। 22 में आने वाले 22 में कांग्रेस को सरकार लानी है, तो हरीश रावत जी का चेहरा बनाया जाए। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां जिले में किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में ऋण वित्तमान की बैठक की गई, जिसमें कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन सहित कई विभागों को दिए जाने वाले ऋण निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें और उन्हें गुणवत्तापूर्वक बीज उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही फसलों की सुरक्षा के लिए खाद और दवा आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
बागेश्वर से ये खबर है, जहां जिले में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां ऋण वित्तमान की बैठक की गई, जिसमें कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन सहित कई विभागों को दिए जाने वाले ऋण निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय बढ़ने के लिए सभी अधिकारी आपस में समन्वय को स्थापित करें, उन्हें गुणवत्तापरक बीज उपलब्ध कराएं और इसी के साथ फसलों की सुरक्षा के लिए भी कई चीजें उपलब्ध कराएं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस प्रकार से बैठक का आयोजन किया गया है, कौन कौन से अहम मुद्दे रहे जो इस बैठक के दौरान चर्चा की गई जिन पे? बिल्कुल पूजा जी, मैं बता दूं कि उत्तराखंड में जो किसानी को आय बढ़ाने के लिए सरकार इसके लिए महत्वपूर्ण फैसले कर रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो खेती थी वो अब कम हो चुकी है, यहाँ पर पलायन का धीरे धीरे पलायन भी होता जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो राज्य गठन के बाद यहाँ 24,000 हेक्टेयर खेती की जो जमीन है वो कम हुई है, तो इसको लेकर भी सरकार एक चिंतित नई तमाम प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं। इसी के तहत आज जिलाधिकारी विनीत कुमार ने यहाँ पर बैठक ली कि किसानों की जो आय वृद्धि, नगदी फसलें, चाहे जैविक खेती या किसी भी प्रकार की खेती है उसको लेकर यहाँ पर बैठक ली गई है। और किसानों को जो ऋण में आ रही समस्या उसको लेकर भी उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जो भी अधिकारी जिनके किसान के ऋण नहीं हो पा रहे उनके जल्द से जल्द ऋण करे जाए, ताकि उनको अपनी फसलों या फिर जो फसल लगा रहे हैं उनके लिए पर्याप्त बीज या पैसा लेने के लिए उनको ऋण मिल जाए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रदेश सरकार जो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी के लिए एक लक्ष्य रखा है और इसके जो जैविक खेती है या आधारित खेती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको लेकर तमाम प्रकार की खेतियां हैं, फल सब्जी मंडी, इसको लेकर भी सरकार तमाम प्रकार के निर्णय ले रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के लिए एक चुनौती है, यहाँ पर धीरे धीरे पलायन होते जा रहा है और यहाँ पर जो जंगली जानवर यहाँ खेतों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सिंचाई सुविधा के लिए भी सरकार को तमाम प्रकार की योजनाएं सोचनी पड़ेगी। तो बात की जाए तो यहाँ पर विनीत कुमार उन्होंने जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए अफसरों को तालमेल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो फसल की सुरक्षा है उसके लिए भी अधिकारी ध्यान रखें। जो भी किसान फसल हेतु या अपनी किसी प्रकार के लिए ऋण लेता है तो उसको जल्द से जल्द ऋण मिल जाए ताकि वो अपनी समुचित व्यवस्था कर ले। इसके साथ साथ जो उद्यान है, कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन आदि प्रकार के तमाम प्रकार की सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, इसके तहत ऋण दिया जा रहा है और जो स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसको उभारने के लिए यहाँ पर सरकार ऋण देने का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जो कमी आ रही किसानों को फॉर्म को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की तमाम प्रकार की ऋण को लेकर जो भी परेशानी आ रही है तो इसको लेकर जल्द से जल्द सभी किसानों को ऋण वितरित किया जाए जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सके। जी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कुछ निर्देश जो अधिकारी को दिए गए हैं और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि निर्देश के बाद अब इस पर और कितना ज्यादा काम करना शुरू हो चुका है, कितना काम किया जा चुका है? बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो फसल है इसको लेकर जो दर निश्चित की है और जो यहाँ पर जो फसल बीमा योजना के तहत लोगों को फसल यहाँ पर अगर किसी या बाढ़ भूस्खलन आदि की तमाम प्रकार की योजनाएं, अगर जैसे बाढ़ भूस्खलन से यहाँ पर फसलें नष्ट हो जाती है तो इसके तहत भी यहाँ पर ऋण का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो पशुपालन की बात की जाए, पशुपालन के तहत भी यहाँ पर लोगों को ऋण दे रहे हो, चाहे गाय पशु बकरी पालन हो या फिर तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, ये वीर चंद्र गढ़वाली स्वरोजगार के माध्यम से यहाँ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके तहत जो मुख्यमंत्री द्वारा जो विशेषकर जो यहाँ पर पलायन हो रहे हैं तो उसको लेकर भी ऋण बात किया जा रहा है। अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर कृषि उत्तराखंड जो सरकार के लिए जो 2022 का लक्ष्य रखा है कि कृषि जो किसान है उसको किस तरह से उनकी आय दुगनी की जाए। अगर बात की जाए तो यहाँ नकदी फसलों को लेकर भी कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी बैठक ली थी और विशेषकर बात की जाए तो यहाँ पर कीवी के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार से सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है। और अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो कीवी तो इसका यहाँ पर अग्रणी राज्य माना जाता है। तो इसके तहत भी यहाँ पर सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अरुणाचल के प्रदेश के जो कृषि मंत्री उनके साथ तमाम प्रकार की जो कीवी की खेती होती किस प्रकार से इसको की जाए तो इसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि हम अरुणाचल के जो कृषि मंत्री उनके साथ
बातचीत करेंगे और किस प्रकार से खेती को किया जाता है। तो इसको लेकर भी किसान को लेकर भी सरकार सतत प्रयासरत है। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर जो किसानों के लिए जो तमाम प्रकार की खेती की जाती है, तो उसको लेकर मंत्री ने आदेश दिए थे कि वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बनाया जाए, जो किसान उसको समझ सके, गहनता से समझ सके, किस प्रकार से उसको बोया जाए, किस प्रकार से कटिंग की जाए या सिंचाई की जाए। तो इसको लेकर भी सुबह नुनियाल ने बैठक की थी। तो वही अगर बात की जाए तो बागेश्वर भी यहाँ भी कृषि को लेकर यहाँ पर जो विधिक अधिकारी डीएम, उन्होंने भी तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर फसलें है ऋण देने के लिए, सेब, आम, लीची, पपीता, कीवी, गंगोरा आदि प्रकार की तमाम फसलें, इनको भी ऋण देने के लिए प्रावधान किया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेब की उत्पादन के लिए यहाँ पर सरकार ऋण दे रही है। और इसके साथ कई प्रकार के सब्जियां या फिर बात की जाए फसल, तो उसको लेकर ऋण दे रही है। और जो बात की है जो मत्स्य विभाग द्वारा है, उनको भी पैसा दिया जा रहा है। उनके तहत जो तालाब बनाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे कोई मत्स्य पालन कृषि करना चाहता है तो उसके लेकर भी जो सरकार है वो ऋण प्रावधान कर रही है। तो इसको लेकर भी दिलीप कुमार जी उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी किसी भी प्रकार की खामियां आ रही है, वो चाहे ऑफलाइन ऋण हो चाहे या ऑनलाइन ऋण हो, तो इसको लेकर भी उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये ऋण जल्द से जल्द दिया जाए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण कृषि नाबार्ड बैंक द्वारा यहाँ पर जो आज 2022-21 जो ऋण योजना के तहत पुस्तिका उसका भी विमोचन किया गया है। और विशेषकर उन्होंने कहा है कि जो फसलों की नुकसान होती है उसको लेकर जो किसान को तमाम प्रकार की जो खामियां दिखती है या अगर कोई जैसे बारिश आ जाए या भूस्खलन, ये ओलावृष्टि हो जाए, तो इसको लेकर भी उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इन योजनाओं पर धरातल पर कार्य किया जाए और जो ऋण है उसको भी जल्द से जल्द दिया जाए। जी पूजा, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर मंसूरी से है, जहां हाथी पांव से लेकर दुधली मोटर मार्ग पर हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। इस रास्ते से होकर भद्रराज देवता मंदिर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही भारी संख्या में पर्यटक भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सड़क इतनी खराब हो गई है कि लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क पर चलते हैं। लेकिन इस मोटर मार्ग की ना तो पालिका ही और ना ही क्षेत्रीय विधायक ने सुध ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब पिछले 15 सालों से इस रास्ते का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से ये रास्ता बहुत ही खतरनाक हो गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं, साथ ही स्थानीय लोग भी इसकी मार्ग से आते जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता का कहना है कि इस रास्ते की मरम्मत के लिए टेंडर लगाए जा चुके हैं और जल्द ही ये मार्ग दुरुस्त कर लिया जाएगा। ज्ञान में है कि दुधली चस्के जो ये मार्ग है काफी इसकी हालत खराब है और इसके लिए हमने प्रायोरिटी पे इसमें निविदा आमंत्रित कर दी है और बहुत जल्दी इसमें कार्य शुरू होकर इस रोड की मरम्मत पूर्ण तरीके से कर दी जाएगी, ताकि जो स्थानीय जनता है उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो और साथ ही जो पर्यटक लाखों की संख्या में भद्रराज मेले में आते हैं वो भी ठीक तरीके से वहां पर आ जाए। हाथी पांव से आगे लेकर के रोड का बहुत बुरा हाल है। आपने कभी इसकी शिकायत क्षेत्रीय जो सभासद उनसे की है या? हमने कहा है कि भाई इधर के रोडों के बहुत बुरा हाल है, इधर देखा जाए, जो चीज सही है उसको तो देखो कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने इस तरह की सूद लेनी नहीं चाहिए। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जहां एक तरफ राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के वादे करती है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो उन दावों और वादों को खोखला साबित करती है। कैसे समझे इसे? जी पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मार्ग है, यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, साथ ही जो आम नागरिक यहाँ है, इनका मुख्य मार्ग यही है। सरकार के दावों की पोल खोलती ये सड़क आज जो है जीर्ण शीर्ण हालत में है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी रोष व्याप्त है इनके अंदर कि जो पिछले 15 सालों से ये सड़क ऐसी की ऐसी है और जो है इसमें जब भी वहां तो पैच वर्क ही हुआ है और पैच वर्क के नाम पर भी सिर्फ मिट्टी डाल दी जाती है, जो कि बरसात में और भयंकर रूप ले लेती है, जिससे कि बहुत ही फिसलन हो जाती है। कई लोग इसमें चोटिल हो चुके हैं और कई बार वाहन यहाँ से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जी पूजा। जी, ऐसे में सबसे
सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से आपने बताया 15 साल बीत गए लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। आखिर कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही का? आखिर क्यों इस मामले को पहले संज्ञान में नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, ये जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं इनकी लापरवाही का कारण ही है। जैसे कि स्थानीय प्रशासन जो है इसमें बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहा है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जो है उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क ऐसी ही बनी हुई है। इसमें बहुत बड़े हमने खुद मौका मुआयना किया है। हम आपको खुद बता दें कि मौका मुआयने पे हमने जो सड़क की हालत देखी है इससे जो है क्षेत्रीय लोगों में भी सर हमें भी बेहद दुख हुआ कि जो पर्यटन नगरी जहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं वो क्या संदेश लेकर जाएंगे कि जो एक भद्राज मंदिर है यहाँ, उस भद्राज मंदिर में हमेशा ही हर साल मेले का आयोजन होता है जहाँ की हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस रोड के, इस मार्ग के खराब होने से जो है उनमें भी काफी रोष व्याप्त है कि स्थानीय प्रशासन न ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो है इन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार से ये बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आई है और अभी तक 15 साल तक कोई सुध सड़क की नहीं ली गई है। ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सिडकुल की कॉलोनी महादेवपुरम फेज 2 में चोरों ने एक राशन की दुकान के गोदाम पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद देखे गए हैं कि ना तो पुलिस प्रशासन का डर दिखाई दिया और ना ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की पूरी घटना हुई कैद। आपको बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है, फिर भी सिडकुल पुलिस के हाथ अधिकतर खाली ही नजर आते हैं। और उधम सिंह नगर के किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 स्थित विकास कॉलोनी में कुछ आवारा कुत्ते नवजात शिशु का भ्रूण अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिसको देखकर स्थानीय बच्चों ने कुत्ते को भगाया तो कुत्ते नवजात शिशु का भ्रूण को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं नवजात शिशु का भ्रूण देखकर हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर नवजात शिशु के भ्रूण का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नवजात शिशु के भ्रूण को कुत्ते रेलवे ट्रैक की तरफ से लेकर विकास कॉलोनी लेकर आए थे। किच्छा की एक खबर जहां पर एक कुत्ता, आपको बता दें कि नवजात शिशु का भ्रूण लेकर भाग रहा था कि इसी दौरान बच्चों ने उस कुत्ते को पत्थर मारा और वहां पर बच्चे का जो भ्रूण था वो पड़ा रहा। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से उसको ले जाया गया और अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दिन में एक भ्रूण के मिलने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर पूछताछ करने पर पता लगा कि भ्रूण को कुत्ते खींचकर वहां पे लाए थे और इस संबंध में पुलिस द्वारा भ्रूण का पंचनामा भर दिया गया है। पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और नियमतः इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह दिन में एक मेरे दिल से इनायत तेरी भगवानपुर हाईवे पर सुबह के समय कार और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोडकी भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश के शिव कुमार वर्मा सहारनपुर से वापस अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो धनौरी भगवानपुर हाईवे पर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही महिंद्रा ट्रक से इसकी आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि पूरी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर ही कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। धनौरी भगवानपुर हाईवे पर सुबह के समय कार और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश के शिव कुमार वर्मा सहारनपुर से वापसी अपने घर लौट रहे थे कि इसी दौरान हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास एक महिंद्रा ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और ये भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें जो कार चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार है और पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है।
धनौरी भगवानपुर हाईवे का ये पूरा मामला, जहां पे ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई और ये भिड़ंत इतना भीषण था कि एक व्यक्ति मौके पर ही कार चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। धनौरी की ये पूरी घटना बता रहे हैं, जहां हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास आमने सामने महिंद्रा ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कि कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया। शव को सदर अस्पताल में भेजा गया है, पोस्टमार्टम वहां पर चल रहा है। और आपको ये बता दें कि बाकी की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। हालांकि जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो गया और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।